नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल राज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सामाजिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेके आया हूं। सीटेट के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो फरवरी में प्रस्तावित है, सामाजिक विषय का है। इसके पहले मैंने बाल विकास मनोविज्ञान और हिंदी और आज सामाजिक अध्ययन की क्लास लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। ठंडी ज़्यादा है इसलिए सावधानी से रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ए महाजनपद, बी गुप्त, सी हड़प्पा सभ्यता, डी वैदिक काल। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। महाजनपदों में सुव्यवस्थित कर व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ के शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से ही कर वसूलते थे। और जनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद थे। तो हमारा प्रश्न इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है, ए नंबर। महाजनपद में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। 16 पहले महाजनपद थे और यहाँ के जो शासक रहा करते थे महाजनपदों के, किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से, इन्हीं लोगों से कर वसूला करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। ए कक्षीय समतल, बी प्रदीप्ति वृत्त, सी घूर्णन, ये घूर्णन है, घूर्णन लिखा हुआ है, घूर्णन, नंबर डी है परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी ही उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहेंगे, प्रदीप्ति घूर्णन वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे, या घूर्णन कहेंगे, या परिक्रमण कहेंगे। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। चौथा ऑप्शन है
परिक्रमण गति, परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और वो घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग होता है, जो अंडाकार मार्ग पे जैसे नहीं रहता है, वो एक परवलयाकार दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है और जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। इसी परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं, है ना। और इसके साथ साथ देखो एक ये है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, एक ये भी प्रश्न है। कभी कभी आता है ये कि 364 दिन, 365 दिन, कितने घंटे। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितने दिन लगाता है, 365 दिन और कितने घंटे, 6 घंटे लगाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति कहते हैं और पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है? किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? जब पहले जंगलों में, वनों में पढ़ाई हुआ करती थी तो ऋषि मुनियों के पास, उन्हीं के सानिध्य में लोग बैठ के पढ़ा करते थे। तो भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ क्या है? गुरु के पास जाकर समीप बैठना। आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। अच्छा, इसमें आरण्यक है कि पुराण है कि उपनिषद है कि वेद है? इसमें जैसे तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, सी में उपनिषद। उपनिषद जो इस शब्द है, उपनिषद शब्द उपनिषद, इसका अर्थ क्या है? ये उपनिषद में एक प्रत्यय लगा है, उप प्रत्यय है और नी उपसर्ग है। ये उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और एक प्रत्यय लगा है इस पे। इसमें उप और नी उपसर्ग, ये जो पूर्वक लगे हुए हैं, क्विप प्रत्यय लगाकर निष्पन्न करते हैं। उप का अर्थ क्या हो गया? उप का अर्थ है समीप और नी का निश्चय। तथा एक और है, इसमें जब सालू लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है बैठना। तो ये उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? उपनिषद का अर्थ हो गया कि गुरु के समीप
गुरु के समीप बैठना। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद हमारे कितने हैं? 108। अब मुख्य उपनिषद कितने हैं? अगर मुख्य की बात पूछी जाएगी तो कितने हो जाएंगे? मुख्य कितना है? 11। पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। अष्टादश पुराणेषु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर, बस्तर। ये जंगलों में जनजातियां रहती हैं। एक कहाँ निवास करती है? एक मुंडा जनजाति है। अब जनजातियां तो बहुत सी हैं। मुंडा एक भारतीय जनजाति समुदाय है। ये जनजातियां जो है मुंडा जनजाति ये झारखंड साइड पाए जाते हैं। झारखंड में ही हमारा क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर वहीं झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। वहाँ पे ये निवास करती हैं। ये जनजातियां जो है झारखंड के अलावा और कहाँ पे? झारखंड के बाद जैसे एक ये हो गया, बिहार में भी पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, इन जनजातियों की एक भाषा है। ये एक भाषा बोलते हैं एशियाटिक भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? एशियाटिक भाषा। ये उसी परिवार के प्रमुख हैं ये सभी। इनकी एक भाषा होती है, जगह खाली करता हूँ, बता रहा हूँ। मुंडारी। कौन सी भाषा? मुंडारी। और मुंडारी परिवार की ही भाषा है। मुंडारी उसी परिवार की है। किसकी? एशियाटिक परिवार की है भाषा। किस परिवार की है? एशियाटिक की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ा जाता है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नंबर ए प्रताड़ित, नंबर बी मूर्ति, नंबर सी भेदभाव, नंबर डी रूढ़िबद्ध। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है?
इसमें प्रताड़ित तो होगा नहीं, या किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाएगा। मूर्ति भी नहीं होगी। भेदभाव तो कहाँ किया जा रहा है, रूढ़िबद्ध हो जाता है। और रूढ़िबद्ध में जिस व्यक्ति को समूह के साथ जोड़ा जाता है, जिस व्यक्ति को समूह के साथ जोड़ा जाता है, उस जुड़े हुए व्यक्ति का व्यवहार आचरण उसी अनुसार परिलक्षित भी होने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था आप मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए, मैं उनको जो चाहूँगा वो बना सकता हूँ। और एक और देखेंगे कि जब बच्चा कोई फिल्म देख के आता है तो वो उसी हिसाब से कुछ देर तक एक्टिंग करता है, वो खुद अपने को विलेन या हीरो बना लेता है। इसमें क्या हो जाएगा, रूढ़िबद्ध। अगले पेज की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। ए जीवन के अधिकार से, बी संवैधानिक उपचार के अधिकार से, सी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, डी समानता के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन के अधिकार से है। किससे है? जीवन के अधिकार से। किससे? जीवन के अधिकार से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या क्या करता है? अनुच्छेद 21 व्यक्ति को प्राण, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते उसको। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? छठा का ए नंबर। अगले प्रश्न पे देखते हैं। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, डी गुरु अंगद देव। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा एक ये सिख धर्म का है। किस धर्म का? खालसा शब्द किसका है? सिख धर्म का शब्द है। विधिवत जो दीक्षा प्राप्त होते हैं, विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप होता है। अब खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने कब की थी? 1699 में की थी। किस दिन की थी? बैसाखी के दिन की थी। बैसाखी के दिन की थी। अब कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब। कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब में की थी।
इसी दिन उन्होंने क्या किया था? 5 ककारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनवाया था। 5 ककारों, कहीं कहीं ककारों कहीं कहीं प्यारो शब्द मिलता है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु थे। किस नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के। 10वें गुरु। प्रश्न आ जाता है कि किस नंबर के कौन से गुरु थे? अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। विश्व शांति का विचार किस काल में बढ़ाया? मुगल काल में। किसने बढ़ाया था? अकबर ने। किसने बढ़ाया? अकबर ने बढ़ाया। कब बढ़ाया? 1582 में बढ़ाया। सभी धर्मों के जो सार संग्रह थे, सार संग्रह, 100 चूहे खा के बिजली हज करने गई थी। 1582 में सार संग्रह, इसका एक वो था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, इसी को बोलते हैं तवहीद ए इलाही। यही या देवी एकेश्वरवाद नामक एक धर्म का प्रवर्तन किया था। देवी एकेश्वरवाद धर्म का प्रवर्तन किया। और उसे राजकीय धर्म भी माना था। कित्तूर के अगले प्रश्न पे देखते हैं। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। ये नंबर। ये कित्तूर पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में है। और जो इन आक्रांताओं ने एक नीति चलाई थी राज्य हड़प की, कब चलाई थी? 1824 में। 1824 में चलाई थी। भारत में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली सबसे पहली शासक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा, ये डलहौजी की एक हड़प नीति थी 1824 में। पहले शासक के संघर्ष करने वाली डलहौजी की ये हड़प नीति में सबसे पहले यही थी, रानी चेन्नम्मा। कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। कित्तूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और ये हड़प नीति जो थी, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली सबसे पहली महारानी कौन थी? रानी चेन्नम्मा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो भी किसी भी जीव को घेरे रहती हैं वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। ये नंबर है। पर्यावरण दो शब्द से मिला है, परिधन, आवरण से। ये आप लोगों को पता होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं, तारे कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन तारों के प्रकाश से जो चमकते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों में ग्रह वो आकाशीय पिंड है जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। तारों की रोशनी से चमकते हैं लेकिन तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ही ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से निकले हुए ही पिंड रहते हैं। ग्रह जितने हैं ये सूर्य से निकले हुए ही पिंड रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायु उड़ान के लिए आदर्श है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। वायुमंडल का समताप मंडल, वायुमंडल का समताप मंडल ये वायुयान की उड़ान के लिए यहाँ क्या होता है? वायुयान उड़ाए जाते हैं, है ना। इसी मंडल में ओजोन गैस के कारण परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर तापमान में वृद्धि करता है। क्या करता है? तापमान में वृद्धि करता है। तो इसमें फर्स्ट ए नंबर है। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं वो कहलाता है बाजार व्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन, सी औद्योगिक तंत्र, डी औद्योगिक क्षेत्र। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं वो कहलाता है जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं तो अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं। उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपका डी नंबर सही है। कौन सा? डी नंबर।
औद्योगिक क्षेत्र किसी नगर या राज्य या प्रशासनिक भौगोलिक इकाई का एक भाग होता है जिसका प्रयोग अधिकांश रूप से उद्योग के लिए होता है। इसके अंतर्गत कारखाने व अन्य औद्योगिक भवन भी होते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? संसद होती है। सब यहीं पे बनते बिगड़ते हैं। संसद में सी नंबर है इसका। इसे केंद्र व्यवस्थापिका भी कहते हैं। संसद को ही क्या कहते हैं? केंद्र व्यवस्थापिका। संसद का गठन किस किस से होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। और संसद का काम क्या है? संसद का काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। कानून बनाना। जब कानून पास हो जाता है तो इसमें लास्ट सिग्नेचर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बढ़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अवसादी शैल कहते हैं। कौन सी शैल? अवसादी शैल। अवसादी शैल क्यों कहते हैं इसको? कौन सी शैल कहेंगे? अवसादी शैल। अपक्षय एवं अपरदन अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन या टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित शैल को ही अवसादी शैल कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं अवसादी शैल में? अवसादी शैल में क्या क्या आता है? अवसादी शैल का उदाहरण कौन कौन सा है ये भी पूछा जाता है। बलुआ पत्थर अवसादी शैल का उदाहरण है। चूना पत्थर अवसादी शैल का उदाहरण है। स्लेट ये भी अवसादी शैल का उदाहरण है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अवसादी शैल का उदाहरण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का एक निश्चित समय नहीं होता लेकिन वे अभी अनावृत नहीं दिखते हैं? निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? ए शीतोष्ण सदाबहार, बी शीतोष्ण पर्णपाती, सी
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ये एक वनों के प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की पत्तियों के गिरने का एक समय नहीं होता, इसी कारण वे अनावृत दिखाई भी नहीं देते। इस प्रकार के वन पाए कहाँ जाते हैं? कहाँ पाए जाएंगे इस प्रकार के वन? विषुवत रेखीय प्रदेश एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ की पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होगी? 175 सेंटीमीटर से 200 के बीच होती है। यहाँ का तापमान कितना रहेगा? 18 डिग्री से ऊपर होता है। यहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु, प्रजातियाँ, वनस्पतियाँ हर प्रकार की पाई जाती हैं। विषुवतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं यहाँ पर। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगला प्रश्न देखते हैं। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे ही क्या कह देते हैं? धर्मनिरपेक्ष। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष को स्वीकार भी किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? राज्य या सरकार किसी एक धर्म को दूसरे के विरुद्ध सहायता या बढ़ावा नहीं दे सकता। धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ है कि किसी एक धर्म को दूसरे के विरुद्ध सहायता या बढ़ावा नहीं दे सकता। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि राज्य के लोगों को धार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखना। भारत कैसा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब ये है कि राज्य जनता पर कोई एक धर्म आरोपित नहीं करेगा कि आप इसी धर्म को माने। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन। तो संसाधन ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई यूज ना हो। वे वस्तु में जिनकी एक निश्चित मात्रा या संख्या, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, जिसका प्रयोग हम लोगों को अभी तो नहीं पता कि क्या यूज है, क्या प्रयोग है इसका, लेकिन आने वाले समय में इसका कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा। पहले लोगों को क्या पता था? कोयला से सिर्फ आग ही लगाई जाती है। अब उसमें बहुत सी धातुएं पाई जा रही जमीन के अंदर। तो वैसे वस्तुओं को, धातुओं को हम लोग संरक्षित करके रखते हैं, तो फिर
परंतु जैसे आगे आने वाले समय में जैसे कोई धातुएं हैं जिनका नहीं पता, आगे आने वाले समय में करेंगे, तो वे वस्तुएं संभाव्य संसाधन कहलाती हैं। संभावित, ये कैसी रहेंगी? संभावित, कि इनका यूज बाद में कर सकते हैं। संभाव्य, इसी को संभाव्य भी बोलेंगे। संभावित संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य संसाधन का वर्तमान समय में उपयोग न कर पाने से देश की तकनीकी प्रगति का स्तर कम हो माना जाता है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन था। लद्दाख में पाया गया है यूरेनियम, जिसका प्रयोग आजकल हम आने वाले समय में देखो कर भी रहे हैं। नेक्स्ट, तो कौन सा सी ऑप्शन इसमें सही होगा? सी नंबर। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसियों का, अरब, तुर्की का फारसी शैलियों का, अरब को भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। मुगल वास्तुशिल्प किसका मिश्रण है? मुगल कालीन में जो स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामिक एवं भारतीय कला का एक ये किसका है? मुगल कालीन जो स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामिक एवं भारतीय कला का मिश्रित रूप है। इसमें फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर स्थानों की शैलियों का अनोखा मिश्रण है। इस प्रकार जो मुगल वास्तुकला में फारसी, मुगल वास्तुकला में किसका किसका है? फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला। तो इसमें हो जाएगा फारसी व भारतीय शैलियों का। डी ऑप्शन है करेक्ट है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा कहते किसे हैं? परंपरागत ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो करती है। जो प्राकृतिक संसाधनों पे है। परंपरागत ऊर्जा स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्य कृषि। तो इसमें कौन सी कृषि होगी? परंपरागत ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। पारंपरिक साधनों की प्रकृति में कमी होने के कारण उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकते। ये संसाधन समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, ये सब क्या होंगे? ये कभी न कभी ये समाप्त होंगे। तो निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा इसमें है ऊर्जा का स्रोत? गहन कृषि है? कौन सी कृषि है? जीवाश्म ईंधन जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, इन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। तो
तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? इसका ऑप्शन गलत है। प्रश्न तो सही है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसमें समझ में नहीं आ रहा था, ये सब कृषि से रिलेटेड चीज आ गई है। इसमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में ये ऑप्शन इसके गलत हो गए हैं, सभी गलत हैं। पहला है सौर ऊर्जा, इसीलिए तो ये समझ में नहीं आ रही थी। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा है जीवाश्म ऊर्जा, पवन। इसमें कौन सी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इसमें हमारी जीवाश्म ऊर्जा है। कौन सी है? जीवाश्म ऊर्जा का परंपरा, जीवाश्म ईंधन ही हमारे परंपरागत ऊर्जा के, इसका जीवाश्म होगा। यहाँ यह सब गलत है। जीवाश्म ऊर्जा जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ, व्यापारिक। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें क्या कहेंगे? औपनिवेशीकरण। क्या कहेंगे? औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण क्या है? औपनिवेशीकरण एक प्रक्रिया है। औपनिवेशीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र पिछड़े तथा औपनिवेशीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र पिछड़े तथा कमजोर राष्ट्र पर अपना राजनीतिक व आर्थिक नीतियों को जबरदस्ती लागू करता है, वह उस देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करता है, तो क्या कहलाता है? औपनिवेशीकरण। ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा अपर्दन, हिमाड़, छत्रक शिला, लोएस, डेल्टा। अच्छा, अपर्दक स्थल कहते किसे हैं? अपर्दन स्थल का जो छत्रक शिला, अपर्दन स्थल के लिए इसमें छत्रक शिला होगा। छत्रक शिला। इसके निर्माण के लिए क्या क्या लगता है? वायु, जल तथा भूस्खलन महत्वपूर्ण कारक हैं। भूस्खलन भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये पूछा जा सकता है, जो छत्रक शिला का निर्माण होता है इसके लिए क्या क्या? वायु, जल और भूस्खलन एक महत्वपूर्ण कारक है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसका माना जाएगा दांडी यात्रा? दांडी यात्रा कब शुरुआत की गई थी? चलो बताते हैं इसको। उन्नीस सौ तीस ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का आदेश दिया गया था। 1930 में किसको सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का? और गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। और गांधी जी ने 1930 में ही नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। जगह कम पड़ जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में कितने सहयोगियों के साथ 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। किस लिए? नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ने के लिए। तो इसमें कौन सा आंसर है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में कांग्रेस को परमिट मिली और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, 23वां ये भी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा की शुरुआत किसने की? ये वही प्रश्न है। किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी नंबर। 25वें में चलते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? ये निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र, डी नंबर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतत
और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर में अगली कक्षा में प्रोन्नत करने पर, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, डी बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तो सतत एवं व्यापक, इसको मैंने शायद करवाया था, साइको की क्लास लिया था तब उसमें कराया था। किस पर बल देता है? ये बच्चों के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो एक रूपरेखा एनसीएफ 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संस्तुत की गई थी, इसके अंतर्गत बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में डी नंबर इसका है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, संसद करते हैं। कौन करता है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। किस संविधान के अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति इसकी राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? निम्न में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, परियोजना कार्य, व्याख्यान पद्धति, कहानी पद्धति। संसद पर तब ये तो शायद पता होगा। संसद के कार्य प्रकरण के कक्षा में पढ़ाने के लिए कौन सा कार्य करेंगे? संसद के कार्य प्रकरण को कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक वाद विवाद शैली का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। यहाँ पर क्या होगा? वाद विवाद आयोजन, क्योंकि वाद विवाद संसद में होते रहते हैं। और इसके लिए शिक्षक छात्र के मध्य किसी मुद्दे पर वाद विवाद कराया जाता है। इसका ये ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की 80% अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे निवास करेगी? विश्व की 80% संख्या ये दो ही महाद्वीप में निवास करेगी। कहाँ पे?
एक अपना हो गया एशिया महाद्वीप और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका कौन सा ऑप्शन सही है? सी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो अपने एशिया में, अपने भारत में ही बहुत बढ़ रही है। अकेले एशिया महाद्वीप ही विश्व की 60% संख्या कहाँ पे है? अपने एशिया पे ही है। अब एशिया कहाँ है? भारत। हमारा देश भारत जो है एशिया में ही तो है। और चीन भी उसी में है। चीन के बाद भारत भी है और चीन की संख्या सबसे ज़्यादा थी। दूसरे स्थान पर भारत है। तो जब ये एशिया में ही हैं दोनों देश, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये पता लगाना चाहिए कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना है, मानकीकृत परीक्षण करना का प्रयोग करना और NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। कौन सा सही रहेगा? इसमें ऑप्शन सी होगा, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना। कौन सा होगा? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करके इनकी वस्तुनिष्ठता वाला जो आकलन करते हैं, विकसित परीक्षण किससे बड़ा? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करके। अगला प्रश्न शायद नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग वीडियो का शेयर नहीं किया करते, वीडियो का शेयर करते रहें और उम्मीद करता हूँ कि जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक मैं ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त भी कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि 30 में से 30 तो नहीं कह सकता, लेकिन 15 से 20 प्रश्न तो उसी में से फंसेंगे जो पढ़ाऊँगा। आप 7:30 बजे मेरे YouTube चैनल राज एकेडमी पर जुड़ भी सकते हैं ऑनलाइन। मैं उसी टाइम लाइव आता हूँ। वीडियो शेयर करते रहें और अपने साथियों को भी जोड़ते रहें, स्वयं भी जुड़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।